ओम ओम ओम। आज हम आज हम ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान है उसको देखेंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री का होगा जो पेज नंबर कितना 81 से लेकर 90 तक के जितने भी प्रश्न हैं उनको देखेंगे। ये लगभग 9वां वीडियो है। ठीक है, जो कि 9वां वीडियो है। ल्यूसेंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 9वां वीडियो है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के लिए। और अगर ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके एक बार में ही। ठीक है, और ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, क्योंकि ल्यूसेंट का जान ही रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये लगभग 9वां वीडियो है, पेज नंबर 81 से लेकर 90 तक के पेजों को देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पिछला वीडियो में 35 तक क्वेश्चन देख चुके थे। अब देखेंगे 36 क्वेश्चन। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में सही कालानुक्रम कौन सा है? सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया है, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1766 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, ये सही नहीं है, ये गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास में कब्जा किया, ये भी सही है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों पर लगाया? सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारी की कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों पर। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों पर। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961 में। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? पेरो अल्वारेज कैब्रेल ने। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध 1759 में। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध 1759 है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचरर्स ने। साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने
जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। मर्चेंट एडवेंचरर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन में कुछ व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। पेज नंबर 81 को देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्माइट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्माइट। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? हेक्टर के। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? हेक्टर के। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर ने। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर थॉमस रो ने। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर थॉमस रो ने। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगराजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? बम्बई। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगराजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? बम्बई को। इंटरलोपर्स थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। इंटरलोपर्स थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहा कि शासक से मद्रास के पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई चंद्रगिरी के राजा से। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651 ईस्वी में। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? औरंगजेब ने। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब ने।
अंग्रेजों को सुतानाती, कालिकाटा एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाले बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उस शान। अंग्रेजों को सुतानाती, कालिकाटा एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सुतनाती, कालिकाटा एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 रुपये में। अंग्रेजों ने सुतानाती, कालिकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्न में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? सुतानाती, कालिकाता, गोविंदपुर। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्न में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? सुतानाती, कलकत्ता, गोविंदपुर। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? उपयोग सभी अर्थात इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को। निम्न में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? रॉल्फ फिच। कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? रॉल्फ फिच। अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत आया था? विलियम हॉकिंस, पादरी एडवर्ड टेरी एवं सर थॉमस रो। जहांगीर के समय में अंग्रेज भारत आए विलियम हॉकिंस, पादरी एडवर्ड टेरी एवं सर थॉमस रो ने। सुनट कीजिए। अंग्रेजी यात्री एवं मुगल बादशाह। सर मिल्टन हॉल अकबर के काल में आया। सर मिल्टन हॉल अकबर के काल में आया। विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में आया। विलियम्स हॉकिंस जहांगीर के काल में आया। और जॉन सरमैन फर्रुखसियर के काल में आया। जॉन फॉरसैन फर्रुखसियर के काल में आया। जॉन सरमैन फर्रुखसियर के काल में आया। विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में आया। जॉन मिल्टन हॉल अकबर के काल में आया। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा है? यह एक कुत्सित या नीचे झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। शाइस्ता खान ने। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। शाइस्ता खान ने। सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट गैलरिया पुलिकट, फोर्ट गैलरिया पुलिकट, फोर्ट गुस्टाउस चिंसूरा, फोर्ट गुस्टाउस चिंसूरा, फोर्ट लुई पांडिचेरी, फोर्ट लुई पांडिचेरी। फोर्ट लुई जो है वह पांडिचेरी से संबंधित है। फोर्ट गुस्तावुस चिंसूरा से संबंधित है। फोर्ट गैलरिया पुलिकट से संबंधित है। और फोर्ट विलियम कलकत्ता से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में।
फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। डुप्ले का संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ये भी सही है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ये भी सही है। डुप्ले के संबंध में सही है। डुप्ले वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। डुप्ले पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। उपयुक्त सभी सही हैं। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ के का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। फ्रांसीसियों के पतन के कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। ये भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। ये भी सही है। निम्न में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760 है। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। ये वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जो जिसमें अंग्रेज विजयी रहा। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-54 में हुआ। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-54 में हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ। ये था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में था। ये था। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार है? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि से हुई? ए ला सापेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि से हुई? ए ला सापेल की संधि से। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। गोदेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कुट ने। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कुट ने। कर्नाटक का तृतीय युद्ध की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। कर्नाटक का तृतीय युद्ध की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? 1954 में। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? 1954 में। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले ने। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले ने। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। सबसे पहले प्रवेश किया पुर्तगाली ने, उसके बाद अंग्रेज ने, और उसके बाद डच ने, और लास्ट में फ्रांसीसी ने। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। सबसे पहले प्रवेश किया पुर्तगाली ने, 2 नंबर पर प्रवेश किया अंग्रेज ने, और 3 नंबर पर प्रवेश किया डच ने, और लास्ट में प्रवेश किया फ्रांसीसी ने। निम्न यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। यूरोपीय में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी सबसे बाद में आए और पुर्तगाली सबसे पहले आए।
भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्न में कौन से कारण था? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। सही है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। यह भी सही है। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए कौन सा कारण है? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। सही है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। सही है। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ये भी सही है। इसका आंसर ये होगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में कौन बादशाह था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर। वानडिवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वानडिवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्न में से कहा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? भरूच में 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में कहा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था? भरूच में। मध्यकालीन गुजरात में इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? बहादुर शाह ने। मध्यकालीन गुजरात के किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? बहादुर शाह ने। अब पढ़ेंगे चैप्टर 18 जो विविध यानी मध्यकालीन भारत के बारे में जो विविध प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्न में कौन सम्मिलित है? खजुराहो चंदेल। सही है। खजुराहो चंदेल वन संबंधी खजुराहो चंदेल सही है। बड़ा इमामबाड़ा बारा स्थित है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने जिच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जय सिंह ने। किस राजपूत शासक ने जिच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जय सिंह ने। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। प्रसिद्ध चेटक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। प्रसिद्ध चेटक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। निम्न युद्ध भूमियों को उनका सही राज्य के साथ जोड़ी बनाएं। हल्दीघाटी का युद्ध राजस्थान में हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध राजस्थान में हुआ। पानीपत का युद्ध हरियाणा में हुआ। पानीपत का युद्ध हरियाणा में हुआ। बक्सर का युद्ध बिहार में हुआ। बक्सर का युद्ध बिहार में हुआ। पलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ। पलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ। पलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ। बक्सर का युद्ध बिहार में हुआ। पानीपत का युद्ध हरियाणा में हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध राजस्थान में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। निम्न कथनों में कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ये सही नहीं है। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई गई। ये भी सही है। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया। ये भी सही है। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। सही है। उन्होंने बौद्ध व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिए। ये गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया। शंकराचार्य ने एकदम सही है। निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में।
गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। निम्नलिखित को कलाक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। सबसे पहले पद्मिनी के बाद दुर्गावती के बाद ताराबाई और लास्ट में अहिल्याबाई आएगा। सबसे पहले आएगा पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई और लास्ट में अहिल्याबाई आएगा। पहले पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई और लास्ट में अहिल्याबाई आएगा। अब पेज नंबर 64-84 के पेजों को देखेंगे। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्थान और स्मारक। एलिफेंटा का स्मारक गुफा है। स्मारक एलिफेंटा में गुफा स्मारक है। एलिफेंटा में गुफा स्मारक है। श्रवणबेलगोला में मूर्ति स्मारक है। श्रवणबेलगोला में मूर्ति स्मारक है। श्रवणबेलगोला में मूर्ति स्मारक है। खजुराहो में मंदिर स्मारक है। खजुराहो में मंदिर स्मारक है। खजुराहो में मंदिर स्मारक है। सांची में स्तूप 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 स्मारक है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। निम्न 4 बाहरी आक्रमणों को कलाक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। सबसे पहले चंगेज खां का आक्रमण हुआ, फिर तैमूर लंग का, फिर नादिर शाह का और लास्ट में अहमद शाह अब्दाली का। 4 बाहरी आक्रमणों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले चंगेज खां, फिर तैमूर लंग, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। सबसे पहले चंगेज खां आक्रमण करेंगे, उसके बाद तैमूर लंग, उसके बाद नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। सबसे पहले चंगेज खां, फिर तैमूर लंग, फिर नादिर शाह और लास्ट में अहमद शाह अब्दाली। इस प्रकार इसका आंसर बी सी होगा। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोरवाट मंदिर। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोरवाट मंदिर। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुरातात्विक स्मारक स्थल, 2 में है राज। शिशुपालगढ़ है, उड़ीसा में है। शिशुपालगढ़ है स्मारक उड़ीसा में है। शिशुपालगढ़ स्मारक उड़ीसा में है। पिपरहावा स्मारक उत्तर प्रदेश में है। पिपरहावा पुरातात्विक स्मारक उत्तर प्रदेश में है। पिपरहावा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में है। गोलपारा पुरातात्विक स्थल असम में है। गोलपारा असम में है। गोलपारा पुरातात्विक स्मारक असम में है। विष्णुपुर मणिपुर में है। विष्णुपुर पुरातात्विक स्थल मणिपुर में है। विष्णुपुर पुरातात्विक स्थल मणिपुर में है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, सही है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभिक अमीर खुसरो थे, सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे, एकदम सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा, अर्थात ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, ये गलत है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, सही है। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, सही है। मैसूर में सुल्तान टीपू ने रिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये भी सही है।
अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आराम की, गलत है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, सही है। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, सही है। मैसूर में सुल्तान टीपू ने रिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, यह भी सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, और 3 नंबर में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, और 4 नंबर में विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल शुरू हुआ। लास्ट में सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण किया गया, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, फिर पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, फिर विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल शुरू हुआ। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची ए और सूची 2। इक्ता दिल्ली के सुल्तान ने शुरू किया, इक्ता प्रणाली दिल्ली के सुल्तान ने शुरू किया। जागीर मुगल संबंधित है, जागीर मुगल संबंधित है, जागीर मुगल संबंधित है। अमरम विजयनगर संबंधित है, अमरम विजयनगर शुरू संबंधित है, अमरम विजयनगर। मुकासा मराठे संबंधित, मुकासा मराठे संबंधित, इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित पर विचार करें। सही कालानुक्रमिक रूप से जिससे इनका निर्माण हुआ है, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर तुगलकाबाद किला, उसके बाद लोधी गार्डन का, लास्ट में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद तुगलकाबाद किला का निर्माण हुआ, और 3 नंबर में लोधी गार्डन का निर्माण हुआ, लास्ट में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर चुनिए। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ, 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ, 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया जाना हुआ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया गया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्टर पत्र प्रदान किया गया। 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हो गया। 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हो गया। 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हो गया। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कलाकृतिकारों निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? पंपा कन्नड़ सही है। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कलाकृतियों के निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित है? पंपा कन्नड़ सही है। सम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2। पानीपत की द्वितीय लड़ाई भारत में मुगल शासन की नींव डाली। पानीपत की द्वितीय लड़ाई से भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई से भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। तराइन की द्वितीय लड़ाई से भारत में तुर्की शासन का आधिपत्य हुआ। तराइन की द्वितीय लड़ाई से भारत में तुर्की शासन का आधिपत्य हुआ। तराइन की द्वितीय लड़ाई से भारत में तुर्की शासन का शुरुआत हुआ। टालीकोटा की लड़ाई से विजयनगर साम्राज्य का शासन पतन हुआ। तालीकोटा की लड़ाई से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तालीकोटा की लड़ाई से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। प्लासी की लड़ाई से भारत में ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ। प्लासी की लड़ाई से भारत में ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ। प्लासी की लड़ाई से भारत में ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट का सहायता से सही उत्तर चुनिए। स्मारक निर्माता अलाई दरवाजा जो दिल्ली में, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अलाई दरवाजा दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अलाई दरवाजा दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया।
बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां ने कराया। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां ने कराया। मोती मस्जिद दिल्ली में है जिसका निर्माण औरंगजेब ने कराया। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब ने कराया। मोती मस्जिद दिल्ली में है जिसका निर्माण औरंगजेब ने कराया। मोती मस्जिद आगरा में है जो है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया। इस बार इसका आंसर ए होगा। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? बहादुर शाह द्वितीय के। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? बहादुर शाह द्वितीय के। नागर, द्रविड़ और वेसर है भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ। नागर, द्रविड़ और वेसर है भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ। अब पढ़ेंगे इस चैप्टर 19 से। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। घटना बंगाल के तत्कालीन गवर्नर। प्लासी का युद्ध 1797 में हुआ। रोजर ड्रेक बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था। प्लासी का युद्ध 1757 में रोजर ड्रेकर के समय में हुआ। द्वैध शासन लागू 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने किया। द्वैध शासन लागू 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बक्सर का युद्ध 1764 में वेंसी टाट ने किया। बक्सर का युद्ध 1764 में के समय गवर्नर था वेंसी टाट। बंगाल आकार 1770 के समय गवर्नर था कर्टियर। बंगाल आकार 1770 में तत्कालीन गवर्नर था कर्टियर। बंगाल आकार 1770 में तत्कालीन गवर्नर था कर्टियर। बक्सर का युद्ध 1764 में गवर्नर था वेंसी टाट। द्वैध शासन लागू हुआ 1765 का में उसमें गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, उस समय गवर्नर था रोजर ड्रेक। इस प्रकार इसका आंसर होगा ए। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद के निजाम। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। राज्य क्षय, हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। निम्न में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद के नवाब, अवध के नवाब एवं मैसूर के राजा ने। किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब एवं मैसूर के राजा ने। निम्न में से सिख गुरुओं का सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले अमरदास आएगा, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, लास्ट में तेग बहादुर।
सिख गुरुओं का सही क्रम बताइए। अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, फिर लास्ट में तेग बहादुर आएगा। पेज नंबर 86 पेज को देखेंगे। सुपौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच है। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर व सतारा। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे बेंटिक। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे बेंटिक। वोडेयार मैसूर रियासत के शासक थे। वोडेयार मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। कलायू को बंगाल का गवर्नर बनाया था 1757 ईस्वी में। कलायू को बंगाल का गवर्नर बनाया था 1757 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिनट से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिनट से। निम्न का सही कालानुक्रम क्या होगा? सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसिटार्ट, फिर कर्टियर और लास्ट में वारेन हेस्टिंग्स बनेंगे वाइसराय। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, 2 नंबर में वेंसिटार्ट, 3 नंबर में कर्टियर एवं लास्ट में वारेन हेस्टिंग्स बनेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसिटार्ट, फिर कर्टियर और लास्ट में वारेन हेस्टिंग्स वाइसराय बनेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। सही है। भारत कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सही है। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। यह सभी कारण है। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग काल में। भारत में किन वायसरायों के काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग काल में। निम्न में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? लॉर्ड डलहौजी ने। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? लॉर्ड डलहौजी ने। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। निम्न में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां, बुरहान उल मुल्क। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां, बुरहान उल मुल्क।
निम्न में से किसने मीर कासिम तथा सिजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार कौन थे? मोहनलाल एवं मीर मदान ने। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार थे मोहनलाल एवं मीर मदान। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे वह घटी थी कलकत्ता में। लाल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन की। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन की। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक के कंपनी के राज को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी? के एम पनिकर ने। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी है? के एम पनिकर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपद्रवीवान किसे बनाया? मोहम्मद राजा खान को। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद राजा खान को। उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद राजा खान को। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? राजा सीताब राय को। किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? राजा सीताब राय को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल किसने जिसने हैदर अली को पोर्टोनुआ के युद्ध में हराया? सर आयरकुट थे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनुआ के युद्ध में हराया सर आयरकुट थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। निम्न में कौन सुनिश्चित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स से द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध ये गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया सही है। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की सही है। लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 से 1829 का 17वां रेगुलेशन पास किया सही है। लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 का 17वां रेगुलेशन पास किया। लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 का 17वां रेगुलेशन पास किया सही है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने।
सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था बक्सर का युद्ध है। वह सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने भारत जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था बक्सर का युद्ध है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुकरचकिया। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुकरचकिया से संबंधित है। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने तैमूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मीर कासिम ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मीर कासिम ने। और पेज नंबर 87 को देखेंगे। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी हुई थी? सिराजुद्दौला के समय में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। निम्न में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध है। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध है। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। बंगाल किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। बंगाल किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के काल में। निम्न में से कौन सी युग में सही सुनित है? सूची 1 में अवधि है, अवधि सूची 2 में युद्ध है। 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। सिख गुरुओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। सही है। गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। सही है। सिख गुरुओं से संबंधित पर विचार करें। बांदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। सही है। गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। एकदम सही है। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। अब पेज नंबर 88 पेज को देखेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन विलय के सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले सतारा का विलय का होगा, फिर संबलपुर का, फिर झांसी का। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न राजसी राज्यों का विचार कीजिए। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन विलय का सही क्रम है। सबसे पहले सतारा का विलय होगा, फिर संबलपुर का, लास्ट में झांसी का। सबसे पहले सतारा का, संबलपुर का, लास्ट में झांसी का। सबसे पहले सतारा का, 2 नंबर पर संबलपुर का, 3 नंबर पर झांसी का। निम्न भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान।
ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय से। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा का युद्ध हुआ। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा का युद्ध हुआ। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ। 1824 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। 1824 में प्रथम आंग्ल वर्मा का युद्ध हुआ। 1824 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इस बार इसका आंसर ए होगा, सी होगा। ठग के दमन निम्न में से कौन संबंधित था? कर्नल स्लीमैन। ठगों के दमन में कौन संबंधित था? कर्नल स्लीमैन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। उत्तरवर्ती मुगल शासक और उपाधि और उपनाम। बहादुर शाह प्रथम का उपनाम था शाह ए बेखबर। बहादुर शाह प्रथम का उपनाम है शाह ए बेखबर। फर्रुखसियर का उपनाम मुगल वंश का घृणित कायर। फर्रुखसियर का उपनाम था मुगल वंश का घृणित कायर। मोहम्मद शाह का उपनाम था रंगीला। मोहम्मद शाह का उपनाम था रंगीला। बहादुर शाह द्वितीय का नाम था जफर। बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम था जफर। बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम था जफर। मोहम्मद शाह का उपनाम था रंगीला। फर्रुखसियर का उपनाम था गुलाम वंश का घृणित कायर। बहादुर शाह प्रथम का उपनाम था शाह ए बेखबर। इस पर इसका आंसर ये होगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन बैठा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन बैठा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? जुल्फिकार खां के। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? जुल्फिकार खां के सहायता से। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु के। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु के। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को शताच्युत कर हत्या कर दी? फर्रुखसियर को। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को शताच्युत कर हत्या कर दी? फर्रुखसियर को। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? फर्रुखसियर को, रफ़ी उद दर्जात को, रफ़ी उद दौला को एवं मोहम्मद शाह को। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? फर्रुखसियर को, रफ़ी उद दर्जात को, रफ़ी उद दौला को एवं मोहम्मद शाह को। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला खां। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला खां। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? मोहम्मद शाह रंगीला के। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? शाह आलम द्वितीय के। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ? शाह आलम द्वितीय के। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय के। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था?
शाह आलम द्वितीय के। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थिति के कारण विशेषतः मीर बख्शी निजामुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में? बहादुर शाह द्वितीय ने। कौन से मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में? बहादुर शाह द्वितीय को। अंग्रेजों का पेंशनर बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। सुनिश्चित कीजिए सूची के संस्थापक। बंगाल 1713 ईस्वी में मुर्शिद अली जफर खान ने स्थापना किया। बंगाल का 1713 ईस्वी में मुर्शिद अली जफर खान ने स्थापना किया। फर्रुखाबाद 1714 में मोहम्मद खां बंगश ने स्थापना किया। फर्रुखाबाद 1714 में मोहम्मद खां बंगश ने स्थापना किया। कर्नाटक 1720 में शहादत उल्ला खान ने स्थापना किया। कर्नाटक 1720 में शहादत उल्ला खान ने स्थापना किया। अवध 1722 को में मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहानुमुल्क ने स्थापना किया। अवध को 1722 में मीर मोहम्मद अमीन शहादत उल बुरहानुमुल्क ने स्थापना किया। अवध को। बंगाल को 1713 में मुर्शिद कुली जाफर खान ने स्थापना किया। फर्रुखाबाद 1714 में मोहम्मद खां बंगश ने स्थापना किया। कर्नाटक 1720 में शहादत उल्ला खान ने स्थापना किया। अवध 1722 में मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहानुमुल्क ने स्थापना किया। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य उसके संस्थापक है हैदराबाद 1724 में मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क ने स्थापना किया। हैदराबाद 1724 में मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां एवं निजामुल मुल्क ने स्थापना किया। रुहेलखंड 1727 में अली मोहम्मद खान ने स्थापना किया। रुहेलखंड 1727 में अली मोहम्मद खान ने स्थापना किया। रुहेलखंड का 1727 में अली मोहम्मद खान ने स्थापना किया। भरतपुर 1740 का बदन सिंह ने स्थापना किया। भरतपुर 1740 का स्थापना बदन सिंह ने किया। भरतपुर 1740 की स्थापना बदन सिंह ने किया। मैसूर 1761 की स्थापना हैदर अली ने किया। मैसूर 1761 की स्थापना हैदर अली ने किया। मैसूर 1761 में हैदर अली ने स्थापना किया। इस पर आंसर ए होगा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि ने। निम्न में से किसे जाटों का अफलातून प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी एवं उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फर्रुखसियर से। मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फर्रुखसियर से।
किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? मुर्शिद कुली जफर खान ने। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? मुर्शिद कुली जफर खान ने। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एक एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रथम कारण था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्यवस्था। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रमुख कारण था मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्यवस्था। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्रदान की? मुहम्मद शाह रंगीला ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्रदान की? मुहम्मद शाह रंगीला ने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी की छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? अलवर्दी खां को। बंगाल किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? अलवर्दी खां ने को। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? अलवर्दी खां ने। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? अलवर्दी खां। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलवर्दी खां। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलवर्दी खां। पेज नंबर 89 को देखेंगे। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देगा? अलवर्दी खां। बंगाल किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारियों को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना है। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? अलवर्दी खां ने। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण था अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्णवल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। ये भी सही है, तीनों है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण था अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना, भगोड़े कृष्णवल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। ये तीनों कारण था। सुनित कीजिए घटना एवं तिथि। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756 को हुआ। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756 को हुआ। कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 को हुआ। कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 को हुआ। कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 को हुआ। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ये बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से कलायू को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। कलायू की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से
कलायु को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। कलायु की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। मीर कासिम ने बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। मीर कासिम ने कहा। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी के करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम ने। कलायु एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। शाह आलम द्वितीय को कारा एवं इलाहाबाद की जिले दिए गए, सही है। कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, सही है। कलायु एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शाह आलम द्वितीय को कारा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, सही है। कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? डी। अब देखेंगे लास्ट पेज नंबर 90। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुआ? सिजाउद्दौला एवं कलायु के बीच। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में किनके बीच हुआ? सिजाउद्दौला एवं कलायु के बीच। कर्नल कलायु का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर को। कर्नल कलायु का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर को। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लिखित किया गया? मुबारक कुदौला को। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? मुबारकुदौला को। कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया? मीर जाफर के द्वारा। कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मीर जाफर के लिए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रगृह स्थापित किया? हैदर अली। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापित किया? हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली ने। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली ने।
युद्ध और संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ, मद्रास की संधि द्वारा खत्म हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ, मद्रास की संधि द्वारा क्या हुआ, खत्म हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ, मद्रास की संधि द्वारा खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ, मंगलौर की संधि द्वारा खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ, मंगलौर की संधि द्वारा खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ, मंगलौर की संधि द्वारा खत्म हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा खत्म हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा खत्म हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा क्या हुआ, खत्म हुआ। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। सुनिश्चित कीजिए सूची को सूची 2 के साथ। युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध का नेतृत्व जनरल स्मिथ ने किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना का जनरल स्मिथ ने किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना का जनरल स्मिथ ने किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकुट ने किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकुट ने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व मेजर जनरल मेडोज ने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना का मेजर जनरल मेडोज ने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व मेजर जनरल मेडोज ने किया था अंग्रेजी सेना का। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व जनरल स्टुअर्ट ने किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व जनरल स्टुअर्ट ने किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना का जनरल स्टुअर्ट ने किया था। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? लॉर्ड मैकेरीने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? लॉर्ड मैकेरीने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। सही है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। यह भी सही है। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। यह भी सही है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। यह भी सही है। इस पर इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ सीधे संपर्क स्थापित किए? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस एवं तुर्की के साथ। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस एवं तुर्की के साथ। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। यह भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। यह भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। ये भी सही है। टीपू सुल्तान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। ये भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। ये भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। स्वतंत्रता का वृक्ष फ्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू सिटीजन टीपू विहित करने लगा। ये भी सही है। इस पर आंसर डी होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, सही है। ओडेयार वंश के एक बालक कृष्ण राज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि लाद दी गई, ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में, सही है। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, सही है। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, सही है। इस प्रकार सभी सही हैं। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टिप्पू सुल्तान ने। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? टीपू सुल्तान। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? टीपू सुल्तान ने। इन कथनों पर विचार करें। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी तक मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था, सही है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म स्थल टेलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था, एकदम सही है। सिखों के दूसरे गुरु अगदेव का मूल नाम लहना था, सही है। सिखों के दूसरे गुरु अगदेव का मूल नाम लहना था, एकदम सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया, सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया, एकदम सही है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई, ये भी सही है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादों खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई, ये भी सही है। इस वजह से आंसर डी होगा, सभी सही है। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर का वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? अर्जुन देव ने। इस प्रकार से जो ल्यूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ल्यूसेंट का वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान, ये आज का ये लगभग कितना, हाँ आज का ये 9वां वीडियो था जो कि ख़त्म हो चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये पेज नंबर कितना 81 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को देखे हैं जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ख़त्म हो चुका है। और अगले वीडियो में अगला वीडियो 10वां होगा जो पेज नंबर 91 से लेकर 100 तक के पेजों को देखेंगे, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा देखिए, ठीक है, और ढेर सारा प्यार भी दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ इसका पहुंच सके, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके, ठीक है। ओके, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।